तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है इस टॉपिक में वो आता है एक्स एंटे सेविंग। एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है प्लान्ड सेविंग। प्लान्ड सेविंग का मतलब होता है उस लेवल की सेविंग जो आपने प्लान कर रखी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इनकम पे कि अगर मेरी इनकम इतनी होगी, आई एम प्लानिंग कि मैं इतना सेव करूं, इतनी होगी तो उतना सेव करूं। प्लानिंग, यू आर जस्ट प्लानिंग, तो इसे कहते हैं एक्स एंटे सेविंग। दूसरा आता है एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट का मतलब होता है जितनी तुमने एक्चुअल में सेविंग करी है। सपोज तुमने प्लान करा था कि इस सीजन 2000 रुपए बचाओगे, तो वो प्लान सेविंग है, वो एक्स एंटे सेविंग है, लेकिन तुम बचा पाए सिर्फ 1800, ठीक, तो वो है एक्चुअल सेविंग, जैसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड सेविंग। क्लियर है? तो लिखो नंबर 1, सारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे, ठीक है, टॉपिक फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला लिखिए एक्स एंटे सेविंग। स्टार्ट कीजिए, सबसे पहला वर्ड लिखो। The amount of saving which a household is planning to save at a different level of income. इसे हम लोग कहते हैं एक्स एंटे सेविंग। कॉपी कर लो अच्छे से। अगला आता है एक्सपोज्ड सेविंग। एक्स एंटे का मतलब प्लान, एक्सपोज्ड का मतलब एक्चुअल, जो तुमने करी है। तो इसमें हम सिर्फ लिखते हैं 2 वर्ड, एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग। एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग। तो मैंने आपको बताया, अब जो हमारा थर्ड टर्म है दैट इज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान, कि आप कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो सेव करने के लिए अलग अलग इनकम में, सेम सेविंग की तरह है। तो सेम डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट which is planned invest at different level of एक्स एंटे। फिर आता है एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कितना तुमने रियल में करा है इन्वेस्ट, एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट। ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने के लिए आप लोगों का। ये 4 डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्स एंटे भाई बंद कर ले, बाद में लिख लियो। एक्स एंटे सेविंग, एक्सपोज्ड सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। एंटे का मतलब प्लान और एक्सपोज का मतलब एक्चुअल। कितनी प्लानिंग कर रहे हो सेव करने के लिए अलग अलग इनकम पे, एक्स एंटे सेविंग, और एक्चुअली में कितना करो दैट इज एक्सपोज सेविंग। सेम गोस फॉर द इन्वेस्टमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आता है अलग अलग चीज, 2 अलग अलग टर्म्स है। ठीक, तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे, फुल एम्प्लॉयमेंट।
4 डेफिनेशन हो गए थे, 5वां देख लेता हूं क्या है आपका। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट समझाता हूँ, याद है तो सारे अधिक याद है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, बात को समझना, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, एक इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं, उन सबको काम मिल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। पर्टिकुलर सैलरी होगी, उस सैलरी पे सबको काम मिल रहा है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी एक भी रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं, उसे हम लोग कहते हैं सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है किसी भी देश में एक भी रिसोर्स ऐसा ना हो जिसे जॉब ना मिला है? मतलब कहने का इसका मतलब ये है सबके पास जॉब है, ऐसा हो सकता है किसी देश में? बिल्कुल नहीं। तो ये याद रखना, ये बहुत हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, बट ऐसा माना जाता है कि एग्जिस्ट करता है। ये क्लासिकल अप्रोच होती है इकोनॉमिक्स की, उसके हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे वहां काम करेगी। जो आपका मॉडर्न अप्रोच है, जिसे कीनीजियन थ्योरी भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो कहता है नहीं भाई, एक देश कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट का वर्क कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और ये सच बात है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं समझाता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान के चलो हमारे देश में 100 लोग हैं, 100 में से 70 लोग जो हैं वो हम लोगों का कह सकते हो आप लोग लेबर फोर्स का पार्ट है, ठीक है, लेबर फोर्स का पार्ट है। 70 लोग लेबर फोर्स का पार्ट है। लेबर फोर्स का मतलब वो बंदे जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, दोनों को लेबर फोर्स है 70 लोग। अब सुनो मेरी बात, 70 में से आपने 70 को जॉब दे दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है देख भाई 70 को तो जॉब दे देगा चलेगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी अपना जॉब स्विच कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे, और चेंज करने के दौरान वो 10-15 दिन खाली बैठे रहते हैं, पता होगा, तो उस समय तो वो बेरोजगार हो गए ना। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी थोड़ी बहुत तो रहेगी रहेगी, किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल हमें डेफिनेशन पढ़ना है, लिखना स्टार्ट कीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन, लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज अ सिचुएशन अंडर विच it is a situation under which every resource of a country is employed or getting job at an existing wage rate। यानी इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हर रिसोर्सेस एम्प्लॉयड है या सब लोगों को काम मिल रहा है पर्टिकुलर वेज रेट पे, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना दो तरह की वो होती है, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, छोड़ सकते हैं, मतलब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 6, अच्छा भाई अब इम्पोर्टेंट है यार जो मैं पढ़ा हूँ। अब एक टर्म आएगा, चलो अब दो टर्म है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, समझते हैं, थोड़ा अच्छा शब्द है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है, दैट इज बेरोजगारी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट।
वॉलेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? अपनी मर्जी से। अदीप सही से बैठ। अपनी मर्जी से। जब तुम अपनी मर्जी से बेरोजगार हो तो क्या तुम वास्तव में बेरोजगार हो? भाई बच्चा बता देगा जब तुम खुद से जॉब नहीं करना चाहते। आई गेस तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, घर मतलब मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रहा, जान पहचान के लोगों में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा खाली होगा, सुस्त होगा, भाई को काम भी मिलता होगा, भाई को काम मिल भी रहा होगा या बहन को काम मिल भी रहा होगा, वो काम कर भी सकता है। एक होता है ना कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बट उसकी कैपेसिटी है, वो काम कर भी सकता है, बट काम ही नहीं करना चाह रहा। समझो मेरी बात, काम मिल रहा है, काम कर भी सकता है, बट ही इज नॉट विलिंग। तो ऐसे बेरोजगारों को हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। समझ गए? यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पर्सन को काम मिल रहा है, काम कर भी सकता है, बट वो काम करना नहीं चाह रहा, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पर्सन काम करना चाह रहा है, ठीक, कर भी सकता है, फर्क है चाहने में। चाहने का मतलब मेरी विलिंगनेस है, और सकने का मतलब एबिलिटी है। मान के चलो किसी के पैर नहीं है, विलिंग है, लेकिन वो एबल नहीं है, तो इसीलिए काम कर भी सकता है, काम करना चाह भी रहा है, बट उसे काम मिल नहीं रहा, तो दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? तो इकोनॉमिक्स पता क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है भाई देख, जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठा है, हम उसको बेरोजगार मानेंगे। इकोनॉमिक्स क्लियर करके कहता है कि भाई जो अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठा है हम उसको बेरोजगार मानेंगे। तो रियली में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बेचारा काम करना चाह रहा है, काम कर भी सकता है, बट ही और शी इज नॉट गेटिंग। क्लियर? तो लिखना स्टार्ट करिए, बहुत इजी डेफिनेशन है। इट इज अ सिचुएशन, वॉलेंट्री में लिखेंगे अच्छे से। It is a situation under which a person who is getting job at an existing wage rate he can also do the job but is not willing ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है। इच्छा ही नहीं है भाई की नौकरी करनी है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या कहता है? इट इज द सिचुएशन अंडर विच a person who is ability भी है, willing to do the job, but is not getting the job at an existing wage rate. बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इज नॉट गेटिंग द जॉब, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आपको जो अब जो टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे, पर हम ओवरव्यू भी लेंगे। अब जो ये टॉपिक है उसमें हम ये जानेंगे कि कंट्री किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं।
कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री में जितना एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, और उस कंट्री की जितनी एग्रीगेट सप्लाई है, वो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है तो वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, अगर दोनों में से कोई कम ज्यादा है तो वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करने के लिए कि कंट्री, कोई देश कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसके टोटल दो अप्रोच होते हैं। अप्रोच एक होता है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और एक होता है एडीएएस अप्रोच। क्लियर है? तो पहले ठीक है, समझ तो जाओगे, लिखना स्टार्ट करो। यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, using saving investment approach, show using saving investment approach show how an economy show how an economy show how an economy is in equilibrium, show how an economy is in equilibrium, and also and also and also explain the correction mechanism which will take place in the economy, if which will take place in the economy if it is not in the equilibrium, if it is not in the equilibrium। भाई बहुत इजी है, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, आप लोगों ने क्या लिखा? यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच लिखा है ना, सेविंग इन्वेस्टमेंट, इसको काट दो, सेविंग इन्वेस्टमेंट को काट दो, यूजिंग एडीएएस अप्रोच करो, ये ज्यादा पहले इसे समझेंगे। यूजिंग एडीएएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, डैश डालिए, एडी डैश डीएस अप्रोच, ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, यानी इन दोनों अप्रोच को यूज करके तुम्हें बताना है। अरे याद ध्यान दो यार, भाई फैन बंद करो, 2 मिनट के लिए फैन बंद करो, ऐसे बंद करो, पट्टी की आवाज आएगी। हाँ, बैठ जाओ। अरे याद ध्यान दो, फैन को क्या देख रहा दीप यार, अजीब आदमी फैन को घूमते हुए देख रहा। हाँ, याद ध्यान दो। अब हमारा टॉपिक क्या है, थोड़ा समझना। अब हमारा टॉपिक ये है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इस अप्रोच को यूज करते हुए तुम्हें बताना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब है। और अगर ये दोनों ऊपर नीचे, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो उस केस में कैसे वापस इक्वल हो जाएंगे, मतलब कैसे ये वापस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं होती तो फिर गवर्नमेंट इक्वल करती है, फिर बैंक इक्वल करती है, वो बात की बात है। ठीक है, वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है। फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि कैसे एक इकोनॉमी, याद रखना, एडीएएस अप्रोच की मदद से इक्विलिब्रियम में आती है, और किसी रीजन से डिमांड ज्यादा है उस देश में, एडी ज्यादा है, तो उस केस में कौन कौन से स्टेप्स टेक प्लेस करेंगे उसको वापस इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, एडी डैश एएस अप्रोच, क्या लिखा? एडीएएस अप्रोच। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर नंबर 1, फैन ऑन करो, एडीएएस अप्रोच, हेडिंग डाल चुके आप लोग। सबसे पहला पॉइंट लिखो, एन इकोनॉमी is in equilibrium क्या लिखा? An economy is in equilibrium when aggregate demand and
aggregate supply, when aggregate demand and aggregate supply both are equal, both are equal, यानी एक देश इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब उसका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी देश में हमेशा ये सिचुएशन होगी कि एडी और एस इक्वल है? ये तो होगा ही नहीं भाई, बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि किसी कंट्री में एडी और एस इक्वल हो, बहुत रेयर। तो ये वो देश तो मतलब अपने आप में स्वर्ग बन गया था इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं हर दिन, हर अलग अलग कंट्रीज में, कि उस कंट्री का एडी और उस कंट्री का एएस दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं वो, तो लिखना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट, देयर आर चांसेस, सेकंड पॉइंट, देयर आर चांसेस दैट an economy that there are chances that may not remain in equilibrium। ठीक है, there are chances that an economy may not remain in equilibrium or aggregate demand is not equal to aggregate supply of that economy। यानी बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जब आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा, नहीं होगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, एक ना एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अपने आप चल जाता है। मैं सब समझाऊंगा, इजी है। एडी अगर किसी देश का ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल कैसे होगा, यानी ये या तो ये हो जाए या ये इक्वल कैसे होगा ऑटोमेटिकली। तो आप लिखना स्टार्ट करो, देयर आर चांसेस दैट एन इकोनॉमी मे नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम और एडी इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ दैट इकोनॉमी। और इसी में करना है, देन लिखो लिखो, देन एन एडजस्टमेंट, then an adjustment mechanism, then an adjustment mechanism will take place, then an adjustment mechanism will take place to restore the equilibrium, to restore the equilibrium। आइए, अब 3 पॉइंट हम लोगों ने, अब 2 पॉइंट अब तक हम लोगों ने समझ लिए, अब थर्ड हम समझेंगे डायग्राम। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डायग्राम देखो थोड़ा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना है आप लोगों को। ठीक है, कह सकते हो आप एग्रीगेट डिमांड या याद है एएस और इनकम, एएस इज इक्वल टू वाई बताया था। अब मेरी बात को समझना, थोड़ा सीरियस होकर समझेंगे। अब हुआ क्या, आप सबको बताया अगर आपकी कमाई कुछ भी नहीं है, जीरो है, कमाई कुछ नहीं है, तब भी तो डिमांड होता है ना। तो अगर आपकी इनकम जीरो है, स्टिल आपकी कुछ डिमांड होगी। और याद करो, इसका कर्व वैसे जाता है अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ, एग्रीगेट डिमांड। बोलो, अब दूसरा कर्व आता है एग्रीगेट सप्लाई का, आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई का ये हो गया। ठीक, अब इसने जहां पर कट करा, इंटरसेक्ट करा,
ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों मेरा, ये है इक्विलिब्रियम। एक तो मैं इसको ई नाम से डिनोट कर देता हूं। ठीक, अब इक्विलिब्रियम ई हो गया, यानी उस इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो ये है ओ क्यू, यानी इतने अमाउंट की जो आउटपुट है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है। उससे ज्यादा आउटपुट होगा तो दिक्कत है, उससे कम होगा तो दिक्कत है। मैं बताऊंगा सब बताऊंगा। ये हमारा है, आप सब इसे कॉपी करिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो अब हमें ये देखना है क्या होगा कि अगर किसी देश में, अब यहां समझेंगे क्या होगा अगर किसी देश में, राइट हैंड जो है मेरा, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। क्या होगा अगर किसी कंट्री में ये इक्वल ना हो करके एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। किसी कंट्री का अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो इस केस में कौन कौन सी चेंजेस टेक प्लेस करेंगे। हमें इक्वल लाना है, एडी ज्यादा है तो इसका क्या तरीका है, या तो एएस को इक्वल ले आओ या एडी को कम कर दो। तो देखो एडी को कम करना थोड़ा टफ हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना थोड़ा टफ हो जाता है, ये बात क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम किसी महीने 10 किलो चावल खा रहे हो तो अगले महीने तुम 1 किलो खाओगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बहुत माइनर कम कर सकते हो, तो इसको कम भी करोगे तब भी इक्वल नहीं आ पाएगा। तो इट इज सजेस्टेबल इसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये समझा करो, लॉजिक समझा करो, दोनों हो सकते हैं, या तो इसको कम कर दो या इसको बढ़ा दो, बट जनरली इसको कम करना थोड़ा टफ हो जाता है डिमांड को। चलो, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे ये थोड़ा अच्छा है, इसी का पॉइंट है, व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन, ये वाला केस बना है, फर्स्ट केस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपी करो, व्हाट विल हैपन इफ एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। क्या होगा अगर किसी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड उसके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए। स्टॉप हो जाओ, अभी कॉपी कर लेना, टाइम दे दूंगा। तो किसी भी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो दिक्कत की बात है यार, तो अब उसका इम्पैक्ट देखो कितना बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। मुझे बताओ किसी इकोनॉमी में अगर डिमांड ज्यादा है तो सबसे पहला, मैं कह रहा हूँ मार्केट में किसी चीज की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई तो सबसे पहला इम्पैक्ट उस प्रोडक्ट के किस पे आएगा भाई। इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई खरीदने को तैयार है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अब मुझे बताओ जब भी प्राइस बढ़ेगा, बोलो, प्राइस बढ़ेगा तो जो प्राइस बढ़ेगा तो उस केस में प्रोड्यूसर को फायदा होगा या नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा। अब अगर प्रोड्यूसर को फायदा होगा तो वो प्रोडक्शन कम करेगा या प्रोडक्शन और बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, आपको सबको पता है बढ़ाएगा। अब जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली और लेबर्स को, लोगों को हायर करेगा। भाई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और लोग चाहिए उसे, तो इकोनॉमी में एकदम से लेबरों को लेबरों की हायरिंग शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। अब लेबरों की जब हायरिंग शुरू हुई तो क्या मैं कह सकता हूँ इकोनॉमी में लोगों की जब नौकरी मिलेगी तो उनको इनकम भी तो मिलेगी, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पैसा भी तो मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इनकम भी क्या हो जाएगा। और याद करो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, तो टेक्निकली ये भी इसके इक्वल हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। और तुम मुझे बताओ जब लेबरों को उसने बढ़ाया तो उसकी इकोनॉमी में, उसकी इकोनॉमी कह रहा हूँ, उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन का आउटपुट, आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई, आया समझ में। तो दोनों अप्रोचेस से देख सकते हो। अब देखो इसको याद कैसे करना है, डिमांड ज्यादा है प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, लेबर्स को बढ़ाएगा, लेबर बढ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो जो आउटपुट है, जो सामान बन रहा है वो भी तो ज्यादा बढ़ेगा, तो डिमांड इतनी है ऑटोमेटिकली सप्लाई भी उतनी हो जाएगी। आया समझ में पक्का। तो अब हम लोग जिस तरीके से मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, पहले लिखवाऊंगा उस तरीके से आप लोग कॉपी करना शुरू करना। क्या होगा अगर किसी कंट्री में एडी ज्यादा है एएस, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर एडी एएस से ज्यादा होगा प्राइस राइज करेगा, प्राइस राइज करेगा,
प्रोड्यूसर को फायदा होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर विल बी बेनिफिटेड और प्रोड्यूसर को फायदा होगा, he will try to increase the production, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हायर मोर लेबर, लेबर हायर होते ही इकोनॉमी में इनकम राइज करेगी, इनकम राइज करते ही एम्प्लॉयमेंट भी राइज करेगी और एम्प्लॉयमेंट राइज करते ही इकोनॉमी का जो आउटपुट है यानी एग्रीगेट सप्लाई वो भी राइज करेगी और इनकम को भी हम कह सकते हैं एएस। तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ते ही एंड में जाकर के एडी और एएस क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो इसका दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होता है जब एडी और एएस इक्वल है। पहले केस में हमने देखा एडी ज्यादा है, इस बार क्या ज्यादा है, भाई हो सकता है इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है, पूरा उल्टा कर दो, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, प्रोड्यूसर को फायदा है नुकसान, नुकसान होगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा या घटाएगा, प्रोडक्शन घटाएगा तो वो लोगों को और जॉब पे रखेगा या जॉब से निकालेगा, लोगों को जॉब से निकाला उसने तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आपका एम्प्लॉयमेंट भी खत्म, इनकम भी खत्म और जो प्रोडक्शन है वो तो हुई हुई। और प्रोडक्शन एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट ये तो था, आया समझ में। तो लिख लो अगला पॉइंट, सेकेंड केस, ऐसे लिखना है, व्हाट विल हैपन अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। अब इसके अंदर लिखना है एडी कम है सप्लाई से, प्राइस फॉल करेगा, प्राइस फॉल करेगा, प्रोड्यूसर विल लूज होगा तो प्रोडक्शन को कट करेंगे। प्रोडक्शन को कट करने का मतलब लेबरों को निकाला जाएगा जॉब से, विल बी फायर्ड। देख फायर करने का मतलब होता है जॉब से निकालना, आग वाग नहीं लगाना, गोली नहीं मारना, ठीक है। WWE अगर शायद देखते हो तो उसमें मैंने ये वर्ड सीखा था फायर, फायर कर देते थे तो मुझे ऐसा लगता था आग वाग लगा देंगे। फायर का मतलब होता है निकाल देना। तो लेबर विल बी फायर्ड, इससे आपका क्या हो जाएगा, अभी कॉपी नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी, इनकम फॉल करेगी और जो वो सामान बना रहे जिसे हम लोग आउटपुट बोले जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई, वो भी फॉल करेगा ऑटोमेटिकली। ये ज्यादा था ना, ये फॉल करके इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था कि कैसे एक इकोनॉमी में, अभी कॉपी नहीं करेगा, कैसे एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम नापा जाता है एडीएएस अप्रोच की मदद से। अगर सप्लाई कम है मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है ऊपर वाले केस में, तो क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस करेंगे वापस इक्वल होने के लिए, और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस करेंगे। अगले लेक्चर में जो भी अगला हमारा क्लास होगा तो उसमें हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी का कॉपी है। सेविंग ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगली क्लास में उसे करते हैं। आज की क्लास फिलहाल यहाँ